एक कहानी सुनाए सर। सब्र और ध्यान दोनों से सुनिएगा। सिनेमा मेरे और मेरे पापा का पहला प्यार। हमारे घर में सिनेमा देखा ही नहीं, जिया जाता था। 2 या 3 घंटे की वो सिनेमाई दुनिया जो आपको अपनी दुनिया की भागदौड़ से दूर, टेंशन से दूर करती थी। और यार, उस सिनेमा एक ऐसी चीज़ है ना जो कहीं ना कहीं किसी न किसी का सच तो बयां करती ही है। समाज का, घर का, परिवार का, रिश्तों का, अपनों का, दोस्तों का। सिनेमा देखना और दिखाना, यही हमारे घर का कल्चर है। स्टार्टिंग 1980s में जब हमारे पिताजी कोटा में रहते थे तो सिनेमा जैसे उनके लिए दूसरा घर था कि बिज्जू मीन्स विजय अगर घर पे नहीं है ना तो शायद सिनेमा हॉल में ही होगा। उस वक्त कोटा में हमारे घर आया हुआ मेहमान, शायद ही ऐसा कोई मेहमान हो जो सिनेमा घर ना गया हो। और उसी सिनेमाई दुनिया का ना कोई रंग, कोई ना कोई कलाकार हर किसी को पसंद होता है। जैसे मुझे पसंद है इरफान खान, दी लेजेंड इरफान खान। अभी कहानी मेरी नहीं, मेरे पापा की है। तो ऐसे ही मेरे पापा के फेवरेट थे राजेश खन्ना, काका, बॉलीवुड फर्स्ट सुपरस्टार। मीन्स उनकी मूवी सिनेमा तो देखनी ही देखनी है, उसके साथ में उस मूवी की कैसेट, डीवीडी, वीसीडी, यहाँ तक कि ऑनलाइन यूट्यूब कलेक्शन, उनके पॉलिटिकल इंटरव्यूज, सारा कलेक्शन मेरे पापा के पास था। वो कहता है ना, एक ट्रू फैन होना, मतलब एक फैन जो अपने हीरो की तरह एक्सप्रेशन करता है, हेयर स्टाइल रखता है, हैंड एक्शन, वो सब मेरे पापा ने कॉपी किया था। तो राजेश खन्ना जी ने ना 80s और 90s में कुछ ऐसी मूवीज बनाई थी जो पारिवारिक थी, जैसे अवतार, अमृत, स्वर्ग। कुछ ऐसी मूवीज जिसमें घर का बेटा या छोटा भाई अपने पिता या अपने बड़े भाई के साथ धोखा करता है, सम्मान नहीं करता है या कुछ गलत करता है। ये सारी मूवीज उस वक्त लाइन बाय लाइन आ रही थी। और 90s ऐसा वक्त था ना जहां हम और आप पैदा हुए थे या फिर होने वाले थे। मीन्स आप सोचो, हमें अपनी गोद में बिठाकर हमारे माँ बाप वो मूवीज देख रहे थे जिसमें औलाद बड़ी होके उन्हें धोखा देती है। मतलब हम तो उसी वक्त ही शक के दायरे में आ गए थे कि भाई बड़े होके ये भी यही करेगा। धीरे धीरे समय निकला, साल आया 1998, 1999, चीज़ें याद रहने लगी। मतलब वो वक्त आ गया था जिसकी याद हम हमेशा ज़िंदगी भर रख सकते थे, हमें चीज़ें समझ में आने लगी। उस वक्त हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था और 90s में टीवी पे भी एक ही चैनल आता था, जी, जिसमें भी ये मूवीज़ बहुत सी बार आती थी। अवतार हो गई या ऐसी फैमिली ड्रामा मूवीज़। धीरे धीरे समय और निकला, साल आया 2003, एक ऐसा साल जिसमें बॉलीवुड में बहुत क्लासिक मूवीज बनी। और उन्हीं सब के बीच में मूवी आई बागबान। आखिर आ ही गए। आ तो गए हैं। वो होती ना कुछ मूवीज जो आप बच्चे बड़ों के साथ नहीं देख सकते हैं, ए सर्टिफिकेट वाली। बागबान एक ऐसी मूवी थी जो आप अपने माँ बाप के साथ नहीं देख सकते। और मुझे ये मूवी पहले थिएटर प्रिंट की सीडी, 2000 तक सीडीज आ चुकी थी, थिएटर प्रिंट की सीडी, फिर उसके बाद में उसी थिएटर प्रिंट का साफ प्रिंट की दूसरी बार दिखाई गई, प्लस दूसरी बार भी सीडी में ही। फिर मुझे अजमेर के माया मंदिर में विद फैमिली वो मूवी दिखाई गई। उसके बाद में जब उसका ओरिजिनल प्रिंट की सीडी आई फिर दिखाई गई। और जब जब टीवी पे आई है तब तक तो दिखाई गई ही गई है। मतलब कि वो मूवीज़ मुझे नहीं लगता अमिताभ बच्चन ने जितनी बार देखी होगी जितनी बार हमने हमारे घर में देखी होगी। ओरिजिनल सीडी, डीवीडी, उसका सारा कलेक्शन था, यहाँ तक कि इंटरव्यूज़ भी
जो उसके साथ डीवीडीज के पहले डीवीडीज के साथ आता था एक्स्ट्रा, उसके इंटरव्यूज़ भी होते थे। और वो मूवी जितनी बार भी टीवी पे आई है या मेरे पापा ने उसको देखा है, उतनी बार ही मेरे पापा इमोशनल, मतलब कि मानो कि मतलब मैं ही हूँ जो उनके साथ सारे, मतलब मैंने उनको बहुत ज़्यादा दुख दे रखे हैं, मतलब कि वो अमिताभ बच्चन है और मैं उनकी नालायक औलाद। तो ऐसा हमारे घर का माहौल था जहाँ सिनेमा देखा ही नहीं, उसको अपने अंदर बसाया जाता था। मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं हमारे घर में सिनेमा का कितना क्रेज है। धीरे धीरे और टाइम निकला, साल आया 2009 और तब तक मैं ब्यावर से निकल चुका था। मैं आ चुका था गुड़गांव, पहले अपनी पढ़ाई के लिए और फिर उसके बाद घर की कंडीशंस के कारण मैंने एक प्राइवेट जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी थी। 2010 में ही मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो बेटा जब कमाने लगता है ना, तो माँ बाप को खुशी के साथ साथ एक डर भी होता है, और वो डर मेरे पापा में भी था कि लड़का बड़ा शहर, हाथ में पैसा, अकेला, और उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई थी वो, तो उस वक्त भी कुछ किस्सा हुआ था। राजा जी। तो ये सब मेरे पापा को पता लग गया था। तो अब उनको डर था कि भैया ये तो पूरा पूरा बिगड़ गया है, मतलब कि बड़ा शहर, हाथ में पैसा है, फ़ोन है, सब कुछ है, आज़ादी है। तो उनको तो यूँ लगा था कि उनका बुढ़ापा तो मतलब अमिताभ बच्चन से भी ख़राब होने वाला है। बट मैंने मेरी फैमिली की नीड्स को पहले रखा, हमेशा से ही। फिर सब धीरे धीरे ठीक चल रहा था। साल आया 2012 जुलाई, राजेश खन्ना एक्सपायर हो गए थे। राजेश खन्ना एक्सपायर हुए तो मुझे पता लगा, तो मैं समझ गया था। मैंने कहा इस वक्त तो भाई साहब पापा की क्या हालत होगी ये कोई नहीं समझ सकता। मैंने फ़ोन किया, पापा ने फ़ोन उठाया कि पापा राजेश खन्ना जी नहीं रहे। तो पहले तो उनको हुआ नहीं, फिर टीवी में देखा तो फिर बोले धीरे से बीमार था। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो नेक्स्ट डे 11-12 बजे के बीच में उनका फ़ोन आता है कि कहाँ पर है। मैंने कहा मैं तो ऑफिस में हूँ, बताइए। तो क्या वो राजेश खन्ना को लेके जा रहे थे, तो न्यूज़ वगैरह पे सब पे लाइव दिखा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी ऑफिस हूँ, देख नहीं सकता। तो क्या, तो फिर उस वक्त वो मुझे बोले कि ना राजेश खन्ना ने एक अपना लास्ट ऑडियो रिलीज़ किया था मरने से पहले, जो अभी कुछ देर पहले आज तक वालों ने सुनाया था, मुझे वो ऑडियो चाहिए। मैंने कहा वो ऑडियो, मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने कहा अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, आपको लंच में बात करता हूँ। सोचना पड़ता। तो बोले कि वो लेके आना मगर वो ढूंढ कहीं से भी। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन जब जाने पहचाने चेहरे, तो फिर मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे सर्च किया, जब वो हो चुका था उसकी शाम को या फिर नेक्स्ट डे। तो अच्छा वीडियो था वो, उसमें वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ आया मैं, वो सब कुछ मुझे भी थोड़ी लगी थी। तो फिर वो मैंने पहले उसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड किया और फिर वहाँ से पहले फ़ोन में और एक सीडी बना के मैंने मेरे फादर को दी थी। मैंने कहा ये लो, ये सीडी है, और जो आपने बोला था राजेश खन्ना का इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू है, ये आप रख लो, ठीक है। मैंने जब वो इंटरव्यू जब जब मेरे फादर सुनते थे ना, वो इमोशनल हो जाते थे। मुझे हमेशा कहते थे अरे हीरो में हीरो राजेश खन्ना, इंस्पेक्टर का जिसका सिर्फ एक ही डायलॉग, वो जब मरा था ना, खबरदार नंबरदार, इतने लोग आए थे, इतने लोग आए थे। मैंने कहा भाई होगा कि आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार वो मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो मेरे दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा ज़मीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है
कि चलिए इस बहाने आपसे मुलाकात हुई। किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर, आपका ये प्यार था जो आप यहाँ मौजूद हुए और इतनी भारी संख्या में। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम। धीरे धीरे टाइम बीता, साल आया 2013, और यहाँ गुड़गांव में जहाँ मैं रहता था उस एरिया में लोग वैष्णो देवी बहुत जाते थे। मीन साल में 2 साल में एक चक्कर तो उनका पक्का होता ही था। तो मैंने उस वक्त अवतार मूवी देखी थी वापस, जिसमें राजेश खन्ना अपने बेटे को कहता है कि उसको जाना है वैष्णो देवी, और उसका बेटा मना कर देता है कि नहीं पापा अभी नहीं। तो मेरे पास उस वक्त कुछ सेविंग्स थी, तो मैंने सोचा था कि मैं मम्मी पापा को भेजता हूँ। अप्रैल में मैंने उनकी टिकट बुक करा दी थी। तो मैंने फ़ोन किया पापा को, मैंने कहा पापा आप 6 जून को घूमने जा रहे हैं। ये कहाँ? मैंने कहा अजमेर से ट्रेन है डायरेक्ट वैष्णो देवी। तो बोले वैष्णो देवी? मैंने कहा हाँ। भाई टिपिकली पापा की तरह, क्यों आज ज़रूरत थी, क्यों जाना है, किस लिए खर्चा करना है, जो हर फादर करता है। मैंने कहा कोई नहीं, आप जाके आओ, घूम के आओ, अच्छा लगेगा आपको। तो मान गए थे वो, फिर चले गए। तो अजमेर से वो टिकट, अजमेर से बैठे थे वो, और वो ट्रेन यहाँ गुड़गांव होके जाती है। तो यहाँ मैं मिलने भी गया था। मैंने उनको एक कैमरा दिया था, मैंने कहा ये कैमरा लो और आप अपनी फ़ोटो वगैरह खींचना। तो वो जाके आए, वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे फ़ोन वगैरह होता नहीं है। जब वहाँ से निकल रहे थे तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि हम निकल रहे हैं और बहुत अच्छा रहा, सुबह मिलते हैं। तो सुबह मैं पहुँचा स्टेशन, जैसे ही मैं उनसे मिलता हूँ तो वो गेट पे आते एक स्माइल के साथ। उस वक्त जो उनके एक्सप्रेशन थे ना, मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे लिए वो इतना प्राउड मोमेंट था। मैं पूछा, मैंने कहा कैसा रहा, मज़ा आया? तो उन्होंने कहा अरे बेटा गजब, मस्त, जोरदार, अगली बार सब चलेंगे, मतलब देखने वाली जगह। ईशान तू देखता ना, देखता रह जाता। तो फोटो भेजी है, फोटो मतलब उन्होंने कैमरा दे दिया था मुझे कि फोटो है तो देखना। मैंने कहा ठीक है। तो वो यात्रा उनके लिए सबसे बेस्ट थी। मतलब जब भी 6 महीने बाद भी जब भी कहीं किसी से मिलते थे या कहीं ऐसी बात होती थी तो मैं गया था, मेरे बेटे ने टिकट कराई थी, बहुत जोरदार जगह है, जाएंगे हम सब, जाएंगे अगली बार, ये उनका हमेशा रहता था। धीरे धीरे साल निकला और साल आया 2014, फरवरी 14 या 15। मेरे मम्मी पापा और अंकल आंटी, मेरे चाचा चाची कहीं जा रहे थे और दे हैड एन एक्सीडेंट। गाड़ी का बहुत बहुत जोरदार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी मम्मी को और चाची को बहुत चोट आई थी, ऑपरेशन भी हुआ था। तो उस वक्त ना 1-1.5 महीने के लिए मैं घर पर रुका, और ये वो टाइम था जब एक बहुत टाइम के बाद मैं और मेरे पापा एक साथ, इतने दिन एक साथ रहे थे। और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, इंडिपेंडेंट होने के बाद आप और आपके पापा दो एक अलग अलग सोच के इंसान जब एक घर में रहते हैं ना, तो एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वो वाली बात हो जाती है। वो जनरेशन आपस में टकराएगी। वही चीज़ हमारे साथ भी होती थी। मैं और मेरे पापा बहुत सी बार, चाहे वो हॉस्पिटल जाना हो, कुछ लाना हो, करना हो, कुछ काम करवाना हो, ये चीज़ें हमारे बीच में भी चलती थी। बट एंड ऑफ द डे हमारा डिस्कशन आके अटकता था सिनेमा पे। और अब सिनेमा में मेरा टेस्ट चेंज हो चुका था। अब मेरा फेवरेट हीरो से फेवरेट एक्टर बन चुका था इरफान खान। हमने धीरे धीरे टाइम निकाला, हम खूब बातें करते थे सिनेमा की, हर शाम हमारी सिनेमा की बातें होती थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। फिर धीरे धीरे टाइम हुआ, मैं वापस गुड़गांव आया, मैंने वापस जॉब ज्वाइन करी। फिर टाइम निकला, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। टाइम आया 2016, एक ऐसा टाइम जहां मेरे पापा टूट रहे थे यार। मतलब उनका काम
कम हो चुका था एम्ब्रॉयडरी का। तो मेरे पास फ़ोन आया मम्मी का कि तेरे पापा का एम्ब्रॉयडरी का काम बंद हो गया है, मतलब बहुत कम हो चुका है, शॉप भी बंद कर दी थी उन्होंने और घर पे ही काम करने लगे थे और धीरे धीरे ना टूटने लगे थे यार। और इंसान सब कुछ देख सकता है, अपने माँ बाप को टूटते हुए नहीं देख सकता। तो मेरे पास मम्मी का फ़ोन आया कि तेरे पापा का यूँ काम है नहीं, तू कुछ सोच और मतलब कुछ ना कुछ कर। मैं बात तो मेरी रोज़ होती थी। मैंने कहा ठीक है मैं करता। मैंने धीरे धीरे यहाँ वहाँ कांटेक्ट करके गुड़गांव में उनके उन्हीं के बराबर के काम की मैंने यहाँ पे बात करी। मैंने कहा ठीक है यहाँ पे वो काम है जो उनको आता है, एम्ब्रॉयडरी का काम, क्योंकि वो ही था, वो उनकी पहचान। तो मुझे याद है अगस्त 2016, 23 अगस्त 2016 वो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे उनका मैंने काम एम्ब्रॉयडरी का देखा था कहीं पे, और ये नहीं था कि मैं उनसे काम कराना चाहता था कि मेरे पापा काम करेंगे, या वो खुद काम नहीं छोड़ना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस काम नहीं छोड़ सकता। रिटायर तो आदमी को उस दिन होना चाहिए जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। तो ठीक है, उनको काम मिल गया था। एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास को काम मिल जाए उसके लिए वो इतना काफ़ी होता है। तो वो और मैं और पापा फिर साथ में ही घर से निकलते थे, बाहर खाना खाना होता था, शाम को वापस आते थे और यूँ धीरे धीरे सेट हो रहे थे। 15-20 दिन हो चुके थे उनको, और हमारा टाइम शाम को तो मोस्टली हम मूवीज़ देख के ही हमारा टाइम निकलता था। उस वक्त हमने बहुत सारी मूवीज़ साथ में देखी थी, जिसमें कपूर एंड सन्स, पान सिंह तोमर, विधाता, शक्ति, धर्मात्मा, मशान, अलीगढ़। तो ये सारी मूवीज़ हमने साथ में देखी थी। और इन सब मूवीज़ में कुछ कॉमन ये था, इस सारी मूवीज़ ना 2 जनरेशन को दिखाती थी, जिसमें फादर और सन का रिलेशन ज़्यादा था। जब हम ये मूवीज़ देख रहे थे तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा था, अलीगढ़ मूवी ख़त्म हुई थी, अच्छा कलेक्शन है तेरे पास, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखता है तू, आर्ट सिनेमा देखता है। मतलब आई फील लाइक मुझे उनसे अवार्ड मिल रहा है। मतलब मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट था कि ये सब तो मैंने आपको देख के सीखा है। आपका कैसेट कलेक्शन कब मेरी हार्ड ड्राइव में बदल गया पता ही नहीं चला। तो यूँ टाइम निकल रहा था। अगस्त और सितंबर के बीच में जो शाम का टाइम होता है ना, तो 6 बजे आप छत पे बैठ सकते हो, ऐसा टाइम था। तो छत पे बैठे बैठे किसी बात पे बात कर रहे थे, तो उस वक्त एक एरोप्लेन वहाँ से निकला। तो वो बहुत नीचे होके निकला था। तो मेरे पापा ने बोला, कितने प्लेन निकलते हैं यहाँ से डेली, हर 10-15 मिनट में आवाज़ आती रहती है। मैंने कहा हाँ पापा निकलते रहते हैं। तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि यार एक बार प्लेन में बैठना है। तो उस दिन मैंने ये सपना देखा था, द ड्रीम ऑफ अ सन, कि मैं मेरे पापा को एक बार प्लेन में बिठाऊंगा और यहाँ से मतलब दिल्ली से मुंबई भेजूंगा। मुंबई, सिटी ऑफ सिनेमा, एक ऐसी माया नगरी जो हर सिनेमा शौकीन का ख्वाब होता है देखना। और यार उनका वो देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस इंसान ने रील की दुनिया इतनी देखी है, इतनी देखी थी, कि उसको एक बार रियल देखना, उस माया नगरी, उस जादुई नगरी को एक बार छूने का तो हक उनका था ही। तो मैंने उस वक्त सोचा, मैंने कहा ठीक है, पापा को एक बार, पापा और मम्मी दोनों को एक बार मैं भेजूंगा, और भेजूंगा भी एनिवर्सरी पर ही। तो 2016 एंड में ना मेरी सगाई हो गई थी, और साल आ गया था 2017, जब मुझे शादी की तैयारियां करनी थी, उसके एक्सपेंस वगैरह का सबका हमें बजट बनाना था। और एक इंडियन फैमिली में ना शादी का बजट 6 महीने या साल भर पहले शुरू हो जाता है। तो मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, पहला बंदा जो खुद की शादी के लिए लोन अप्लाई कर रहा है। अक्टूबर में मुझे लोन मिल चुका था। अब भाई साहब अब थे हाथ में पैसे ही पैसे। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा था, मैंने कहा यार अब तो पैसे भी हैं, अब मैं मम्मी पापा को भेजूंगा। तो डेट आई 6 नवंबर 2017। मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया यार, और वो भी मेजर। मैं तो उस वक्त था भी नहीं उनके पास, वो ब्यावर में थे, और मेरे दोस्त की सिस्टर, मतलब मेरी बड़ी बहन कह दो,
वो उनको लेके गई थी हॉस्पिटल। मैं अगले दिन पहुंचा, तो जैसे ही मैं पहुंचता हूँ तो वो आईसीयू में थे, मेरा कज़न भी आ चुका था, तो और वो टूट गए थे यार। तो धीरे धीरे हमने अपने आप को संभाला, उनको संभाला, और साल आया 2018। मेरी शादी हो गई थी और पैसे तो भाई साहब ख़त्म, सारे लोन वाले सारे ख़त्म हो चुके थे। बट फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैंने बचा के रखे थे कि मैंने कहा कोई नहीं, कहीं ना कहीं कभी काम आएंगे। यूँ नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए थे। उनकी तबीयत भी थोड़ी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, वो ट्रैवल करने लगे। तब मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार ईशान अब भेजता हूँ। आप मानेंगे नहीं, मैंने उस वक्त सब कुछ सर्च कर लिया था, फ्लाइट, आना जाना, होटल, घूमना, 6, 7, 8 का प्लान, सब कुछ। फिर मेरे ताऊजी की तबीयत खराब हो गई, और मेरे ताऊजी की तबीयत खराब होना, ये दर्द मेरे पापा के लिए हार्ट अटैक से बड़ा था। क्योंकि जो लोग जानते हैं मेरे पापा को, उनके लिए मेरे ताऊजी क्या थे ये बताने की जरूरत नहीं। तो मैंने फिर 2019 में फिर सोचा, मैंने कहा यार इस साल तो पक्का इनको भेजना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। टाइम आया मार्च 2019, मेरे ताऊजी एक्सपायर हो गए। पापा फिर टूट गए, और उनसे ज्यादा मैं टूट गया, क्योंकि वक्त ने मुझे एक बार फिर फेल कर दिया था। मैंने फिर अपने आप को संभाला, उनको संभाला, और मेरा ये था ना कि मुझे उनको उनके एनिवर्सरी पे ही भेजना है, जो कि जुलाई में आती है, 7 जुलाई। फिर साल आया 2020, एक ऐसा साल जिसने मेरे तो क्या, मेरे जैसे बहुतों के सपने तोड़ दिए थे। लॉकडाउन हो गया था, मगर वो टाइम अच्छा था, हम सब घर में थे, फादर के साथ मेरा बेस्ट टाइम निकला था उस वक्त। तो 2020 धीरे 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 निकालते निकालते खत्म हो गया था। अब साल आया 2021, एक ऐसा साल जो खुशियों से शुरू हुआ था। हम सबकी जिंदगी में एक नया मेहमान जुड़ चुका था। मैं पापा बन गया था, मेरे पापा दादा बन गए थे, उनको अपना दोस्त मिल गया था, सब अच्छा चल रहा था। बट मेरे लिए ना उनको उस साल भेजना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 2021 वो साल था ना जब उनकी 40th एनिवर्सरी थी। उनकी शादी को 40 साल लग रहे थे। और बागबान मूवी में ना अमिताभ बच्चन भी अपनी 40वीं एनिवर्सरी बनाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं सिनेमा हमसे जुड़ा हुआ था। हाँ, मगर इन सब के बीच में मेरे पापा को ये पता लग गया था कि उनका बुढ़ापा बच्चन साहब जैसा नहीं होने वाला है, मैं थोड़ा लायक हूं। तो मैंने फिर सोचा था, मैंने कहा यार इस साल पक्का। बट यार मैं फिर फेल हो गया, मैं फिर नहीं भेज पाया। मैं चाह कर भी, सोच कर भी, प्लान करके भी नहीं भेज पाया, मैं फेल हो गया। आई फेल एज अ सन। और इस चीज का मलाल मुझे आज तक रहता है। अब कुछ महीनों पहले एक फैमिली फंक्शन में मुझे किसी ने कहा, क्या आपको देख के ऐसा क्यों लगता है कि आप महीने में एक ना एक बार तो रोते हैं? मैं कहने वाला था कि मैं रोता रोज हूं, महीने में एक बार मेरे आंसू आ जाते हैं। क्योंकि यार मुझे उनके लिए जो करना था ना वो रह गया। और दोस्तों आज 1.5 साल बाद भी मुझे ये लगता है कि इनको इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मतलब कि वो इंसान जिसने जीना भी शुरू किया था, जिसकी जिंदगी में इतने संघर्ष के बाद अब सुख आया था, जो इंसान अपने लिए जीना सीख रहा था, वो चला गया। मैं जानता हूं कि जो इंसान आया है वो जाएगा, मगर उनको नहीं जाना। मेरे लिए दुख उनके जाने का नहीं है, मेरे लिए दुख था उनके जाने के बाद जीने का। क्योंकि यार वो मेरे दोस्त थे, माय ओनली सिनेमॉलिक फ्रेंड।
और मैं उनकी वो उम्मीद था ना जो कभी टूट नहीं सकती थी, जो उनको कभी मना नहीं कर सकती थी। चाहे कोई भी बात हो, हर चीज़ ईशांत की, जैसे ईशांत को आने दो वो करेगा, ईशांत को बता देता हूँ ईशांत बात करेगा, ईशांत को कहता हूँ वो कर देगा, ईशांत आएगा ये कर देगा, ईशांत टिकट बुक करा देगा, ईशांत ये लेके आ जाएगा। उनको पता था ईशांत उनको कभी मना नहीं कर पाएगा, और मैंने कभी किया भी नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनको कभी आना हो, चाहे कहीं जाना हो। लोग मुझे कहते थे, मेरे दोस्त रिश्तेदार सब मुझे कहते थे कि तू तेरे पापा को इस हेल्थ कंडीशन में वहाँ क्यों जाने देता है, इतना घूमने क्यों देता है, इतनी ज़्यादा एक्टिवा क्यों उनको चलाने देता है, इतना काम क्यों करने देता है। और अब मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं उनको नहीं कहता हूं, वो खुद करते हैं और मैं उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उन्हें रोका तो उनके दिमाग में वहीं बागबान चालू हो जाती है। बीती बातें याद आती हैं जब अकेला होता हूँ मैं, बोलती हैं खामोशियाँ सबसे छुप के रोता हूँ मैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता, उन्हें मैं सजा देता। तो आज इस वीडियो में ना मैं हम सब 90s जनरेशन, फ्रेंड्स, कजन्स, दोस्त, यार सबको बताना चाहता हूँ कि हम जहाँ खड़े हैं ना, हम खड़े हैं अपने कल आज और कल के बीच में, जहाँ हमें हमारा पिछला कल भी और आने वाला कल दोनों देखना है। जब एक इंसान माँ या बाप बनता है तो वो अपनी दुनिया ना बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करता है और उसी में अपना मन लगाने लगता है, वो दुनिया जो उसने अपने बच्चों के लिए बनाई थी। और जब उसका मन लग जाता है ना यार, तो वही बेटा 28-30 होने के बाद कहता है कि अब आप अपनी दुनिया छोड़ के मेरी बसाई हुई दुनिया में चलो। कितना हार्ड होता होगा उनके लिए यार, कि जो दुनिया उन्होंने हमारे लिए बनाई थी, हमें सोच के बनाई थी, वो उनको छोड़नी पड़ रही है हमारे लिए, या हम उनसे छुड़वा रहे हैं हमारे लिए। आई नो फाइनेंशियली ग्रोथ करना ज़रूरी है, हर कोई फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहता है, हमारे माँ बाप भी यही चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रोथ में ना उनके सपने भूल गए यार। वो कहते नहीं है, उनका आना जाना, घूमना, दोस्त यार, रिश्तेदार सब हम मैनेज करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे ना उनका ये कॉम्प्रोमाइज करना उनकी एक आदत बन जाता है, क्योंकि वो माँ बाप हैं और हम कहते हैं कि वो खुद जाना नहीं चाहते हैं, उनका मन नहीं करता है, वो निकलते नहीं हैं। मगर सच तो कहीं ना कहीं यही है कि वो कहना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम समझें उनके कहने से पहले। आज उन्होंने अगर हमें इस काबिल बनाया कि हम इस वेल सेटल्ड सोसाइटी में अपनी दुनिया बना पाए हैं, 4 लोगों के सामने अपने आप को खड़ा कर पाए हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। अपनी आने वाली पीढ़ी को सब खुशियां देना ही नहीं, अपनी पिछली वाली पीढ़ी को भी खुशियां देना हमारा फर्ज है। जो आंखें खुल रही है वो तो अपनी नजरों से अपनी दुनिया देख ही लेगी, मगर जो आंखें बंद हो रही है उनकी नजरें हम हैं। जो हम उनको दिखाएंगे वो वही देख के जाएंगे, अच्छा या बुरा। मेरे और मेरे पापा का सबसे बेस्ट मोमेंट पता है कौन सा था? जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में रामायण आई थी और हम सब ने देखी थी, मोस्टली तो सब ने देखी थी। तो उस रामायण में एक सीन आता है, ये छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है
और सेवक भी हैं। तो जो लोग मेरे पिता को जानते हैं ना, उनको पता है ये सीन उनके लिए क्या था। कहीं ना कहीं ये सीन मेरे पिता की जिंदगी दर्शाता है। जब ये सीन खत्म हुआ तो हमने एक दूसरे को देखा। वो मुझे और मैं उन्हें देख रहे थे और हमारे बीच एक लंबी साइलेंस थी। तब वो मुझे कहते हैं, करम। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। काम, क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूं। तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता हूं? तू नहीं जानता तू मेरा अब है क्या, तुझको हूँ देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। आसमां में जगमग तारे, मेरी आंख में झिलमिल आंसू। कहाँ छुपा है कोई इशारा तो दे दे तू। जमाना तो इन बच्चों का है, चार जगह उठते बैठते हैं। अवतार कृष्ण अपने बल पर जीता है। आपकी अमीरी का वार उसकी गरीबी पर कभी नहीं चल सकता। मैं उन अमीरों में से नहीं हूं जिनकी दौलत बैंक और लॉकरों में बंद है। मेरी तो चलती फिरती दौलत मेरी औलाद है। अरे अच्छा ही होगा। अरे पगली औलाद धोखा दे गई तो क्या, मेरा तजुर्बा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं कारीगर हूं। मेरे हाथ में औजार आ जाए, मैं अपनी किस्मत खुद तलाश लूंगा। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे दिखाया।